क्रिप्टो के एक्सपैंड को अगर हम रेगुलेशन के साथ देखें तो इसे एक्सपैंड होने के लिए रेगुलेशंस की कितनी जरूरत है? हम लोग मतलब आज भी अगर मैं अपने किसी रिलेटिव को बताऊं कि मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्रिप्टो टैक्सेशन और अकाउंटिंग का प्लेटफॉर्म है, वो पूछते हैं अच्छा क्रिप्टो बेटा ये तो इलीगल है। तो दिस इज द हाँ, फर्स्ट रिएक्शन दैट वी गेट, है ना। हर इन्वेस्टर के पास क्या एक प्रॉपर क्रिप्टो टैक्स टूल होना चाहिए? तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा कंसर्न अभी जो है ना कि अवेयरनेस। लोगों को ये पता है कि यार 30% देना है, सबको ये पता है जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है कि 30% इसके ऊपर टैक्स लगता है, 1% टीडीएस है। ये ऊपर ऊपर से सब लोग सारा चीज ये 2 वर्ड सीख लिए, बट वो काम कैसे करता है वो लोगों को आइडिया नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है, लोग पार्ट पार्ट में खरीदते हैं, एक साथ बेच देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए? आई थिंक इट कैनॉट बी वन लाइनर, इट हैज टू बी पैकेज जहां पर हम सारी चीजों को देख रहे हैं एंड गवर्नमेंट के रिस्क्स या कंसर्न्स जो है वो जेन्युइन भी है ना। अगर वो कहते हैं कि इससे हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उन रिस्क को हाईलाइट करते हुए इंडस्ट्री बॉडी की पार्टिसिपेशन के साथ आपको उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस कब तक आने के चांसेस हैं, और क्या 2025 में अगर रेगुलेशंस नहीं तो कुछ खास देखने को मिल सकता है? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मतलब विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये रिलीज हो जाएगा। एंड मतलब मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी लंबा टाइम बता रहा हूँ, बट उसके पहले भी होने की चांस है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिकी एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट, जहां हम समझते हैं क्रिप्टो दुनिया को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में, वो भी क्रिप्टो मार्केट के ही कुछ बेहतरीन एक्सपर्ट्स के साथ। एंड रिसेंटली मैंने देखा था कि टैक्स सीजन आते ही क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो थे, जो ट्रेडर्स थे, उनमें काफी कंफ्यूजन बढ़ गई कि भाई टैक्स फाइल कैसे करें, कौन से टूल्स यूज करें, कौन से स्टेप्स फॉलो करें। तो यही सब सोचते हुए हमने सोचा कि भाई अगले एपिसोड में हम कोई ऐसा ही एक्सपर्ट लेके आते हैं जो टैक्स रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन है, जो भी आपके सवाल हैं, उनको क्लियर आउट कर दे, उनका आपको जवाब दे दे। इसलिए आज हमारे साथ हैं कॉइनेक्स के फाउंडर पुनीत अग्रवाल, जिनके इनसाइट्स आपके क्रिप्टो टैक्स गेम को काफी प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पुनीत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से या ये जो जितने लोग सुन रहे हैं उनको उनके सारे टैक्स से रिलेटेड डाउट्स आज क्लियर हो जाए एंड वो बेझिझक फिर आराम से अपनी फाइलिंग प्रोसीड कर सके। एग्जैक्टली सर। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सो पुनीत, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो, आपने भी देखा है कि क्रिप्टो किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अलग अलग कॉइन्स को समझना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो के एक्सपैंड को अगर हम रेगुलेशन के साथ देखें तो इसे एक्सपैंड होने के लिए रेगुलेशंस की कितनी जरूरत है आपके हिसाब से? आपके अकॉर्डिंग क्लियर रूल्स होना क्रिप्टो को लेकर इसके अडॉप्शन को कहां तक रोक सकता है, या क्या कुछ उसको फेस करना पड़ सकता है? बिल्कुल। तो आज भी लाइक भले ही मैं इस इंडस्ट्री में अराउंड 8 साल से हूँ, मेरे से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो 10-12 साल से कंटिन्यूस इस इंडस्ट्री में हैं एंड हम लोग मतलब आज भी अगर मैं अपने किसी रिलेटिव को बताऊं कि मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्रिप्टो टैक्सेशन और अकाउंटिंग का प्लेटफॉर्म है, वो पूछते हैं अच्छा क्रिप्टो बेटा ये तो इलीगल है। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी गेट, है ना। भले ही मतलब, तो ये माइंडसेट शिफ्ट करना इज नेसेसरी, है ना। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो इंडिया में आप खरीद सकते हो, प्रॉपर उसके ऊपर टैक्सेशन की फ्रेमवर्क है, एफआईयू रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी वैस्प होते हैं वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो लोग अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो एफआईयू की कंप्लायंस है ना, आप ये मान लो ये सारे बैंक्स, सारे पेमेंट गेटवेज इन चीजों को फॉलो करते हैं। उसी चीज पे अब क्रिप्टो भी फॉलो होने लग गया। बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए, बट देन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि काफी टाइम ऑफिसर्स या मतलब लाइक जजमेंट इस तरह के आते हैं जहां पर आता है कि यार ये तो भी इलीगल है, इससे तो भी लाइक नेगेटिव साइड ज्यादा है। तो आई थिंक इसीलिए इन चीजों को कर्टेल करने के लिए ही क्लियर रेगुलेशन नीडेड है, ताकि लोगों के दिमाग में क्लियर हो कि भाई ठीक है, ये हाई रिस्क एज एन इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क है,
बट हाई रिवॉर्ड भी है तो हाई लॉस भी है, बट जिनको करना है वो करेंगे। एंड एज एन इंडस्ट्री को ये क्लियर टैगलाइन मिलेगा कि हाँ यार, मतलब इंडिया पे इसके ऊपर लॉ तो क्लियर है, आप आपकी पर्सनल रिस्क कैपेसिटी है तो आप इसमें एंटर कर रहे हो, उसको आप बेनिफिट ले रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप इस पे कर रहे हो तो भैया आप कल के दिन आप जेल हो जाओगे, या आप जेल में चल जाओगे, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। वो माइंडसेट ने लाइक वो क्लियर होना जरूरी है। तो आई थिंक हम्म। विथ रेगुलेशन, जितने लोग अभी आप यूएस का ही मार्केट देख लो, है ना। यूएस पे जब रेगुलेशन आया क्लियर, अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प जीते उसके बाद कितनी सारी चीजें हुई, रेगुलेशंस आए, उसके पहले भी ईटीएफ लॉन्च हुआ बिटकॉइन का। तो एकदम क्लियर है वहां पर कि है ना यार, आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप थ्रू ईटीएफ कर सकते हो, आप एज अ कंपनी भी क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो, आपको ये सेक्शंस में डिक्लेयर करना है एंड यू गुड टू गो। उस पे फिर किसी को करना है नहीं करना, दैट विल बी देयर चॉइस। तो आई थिंक ये रेगुलेशन आना हाई टाइम है इंडिया के लिए भी, सो दैट लाइक एज एन इंडस्ट्री पूरा मेच्योर होगा इसमें। एंड लोगों के मन पे जो भी वो ग्रे एरिया है ना कि यार लीगल है कि नहीं है, जाऊं कि नहीं जाऊं, फंड्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंपनीज जो होल्ड करना चाह रहे हैं, वो अभी लाइक एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वो डर है। तो एग्जैक्टली मतलब मेन पॉइंट यही है कि लोगों का जो माइंडसेट जो बन चुका है कि लीगल है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, इस चीज को भी कई हद तक चेंज होना जरूरी है। ठीक है, सो बिल्कुल। हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी क्रिप्टो में, आपने भी देखा है, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस काफी अच्छा है क्रिप्टो में, सो आपने भी देखा होगा कि लोग पहले के टाइम से ज्यादा अब अगर हम देखें तो लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है टैक्स टूल को यूज करने की, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स टूल यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही जाने तो हर इन्वेस्टर के पास क्या एक प्रॉपर क्रिप्टो टैक्स टूल होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो फिर क्यों इम्पोर्टेंट है वो? बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया आपने अंशिका, एंड इसमें मैं बताता हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं। तो हम्म। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा कंसर्न अभी जो है ना कि अवेयरनेस। हम्म। लोगों को ये पता है कि यार 30% देना है, सबको ये पता है, जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है कि 30% इसके ऊपर टैक्स लगता है, 1% टीडीएस है। ये ऊपर-ऊपर से सब लोग सारा चीज़, ये 2 वर्ड सीख लिए, बट वो काम कैसे हम्म। करता है वो लोगों को आइडिया नहीं है। वहाँ पर ही एग्जैक्टली। अवेयरनेस की नीड है, क्योंकि अब उस पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, हम लोग का तो डेली का काम है इनसे डील करना, एंड लाइक हज़ारों यूज़र्स डेली आते हैं एंड सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो जो कॉमन क्वेरीज़ हैं, जो मुझे लगता है जो लाइक जो आज ये पॉडकास्ट सुन भी रहे होंगे, उनके भी दिमाग में ऐसी चीज़ें हो सकती है कि यार मैं तो लॉस में हूँ तो क्या टैक्स? और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार लॉस में था तो क्या फाइल करना, मैं तो जिस साल प्रॉफिट में आऊँगा उस साल फाइल करूँगा। अब ये लोग लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मेरे लगाया कितना था मैंने और अभी कितना है। तो ट्रेडर माइंडसेट से वो लोग सही हैं, बट अकाउंटिंग और टैक्सेशन ऐसे काम नहीं करती। अकाउंटिंग और टैक्सेशन अभी इंडिया में कैसा लॉ है कि मान लीजिए आपने 2 ट्रेड लिया। एक ट्रेड पे आपने $1000 को $1200 बना लिए, दूसरे ट्रेड में उसी $1200 को आपने इन्वेस्ट किया एंड वापस से वो $1000 हो गया। नेट नेट तो आपने कुछ नहीं कमाया, जितना 1000 लगाया था बाद में भी 1000 ही है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो लॉ है उस पे आपको पहले वाले ट्रांजैक्शन पे जो $200 प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर 30% टैक्स देना है। ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि मैं तो लॉस में हूँ तो टैक्स क्या चीज का। इसके अलावा अब बट गवर्नमेंट को पता है ये चीज। गवर्नमेंट को कैसे पता है? क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपका टीडीएस कट रहा है, तो आपका टीडीएस जमा हो जा रहा है इनकम टैक्स की पोर्टल पे। तो गवर्नमेंट को तो दिख रहा है कि भैया आपने ट्रांजैक्शन करे हैं क्रिप्टो में, और उनको दिख रहा है कि आपने अगर $1000 का $1200 में बेचा है तो उधर $1200 का आईएनआर इक्विवेलेंट लेट्स से लाख रुपए होता है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे तो दिखा रहा है लाख रुपया का सेल वैल्यू हो रखा है, बट एग्जैक्टली। आपने डिक्लेयर ही नहीं करा है। तो गवर्नमेंट के दिमाग मतलब ये तो कोडेड ही इस तरह से है पोर्टल पूरा कि अगर जो जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके ऊपर डिक्लेयर्ड नहीं है तो लोगों को अपने आप मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आएंगे, या उनका आईटीआर डेटा जो फाइल करा है वो मिसमैच होगा। तो ये डेप्थ पे कोई गया ही नहीं है ना, बहुत कम, लाइक काफी लोगों को इस पे क्वेश्चंस हैं अभी भी। तो आई थिंक मेजरली इशू इज अराउंड अवेयरनेस कि किस तरह से लाइक जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जाने कि इसका टैक्सेशन कैसे लगता है। एंड यहाँ पर टूल का इंपॉर्टेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि आप मानो अभी जैसे मैं आपको ट्रेड वाइड लेवल बता रहा हूँ,
अभी इस पे क्रिप्टो में तो आपको पता है कि है ना कितने सारे कॉइन्स हैं। आप एक कॉइन से दूसरा कॉइन भी खरीद सकते हो, बिटवीन द क्रिप्टो स्वैप कर सकते हो, आप स्टेक कर सकते हो, स्टेकिंग इंटरेस्ट मिल रही है, आप फ्यूचर्स पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आपको एयर ड्रॉप या रिवॉर्ड्स मिल सकता है, आप किसी को रेफरल दियो तो रेफरल इनकम आपको एक्सचेंज दे रहा होगा। इतने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं एंड हर टाइप का ट्रांजैक्शन का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हो तो उसकी टैक्स अलग से लगती है, उसके लॉज अलग हैं। अगर आप स्पॉट पे कर रहे हो तो उसका अलग है, अगर आपको एयर ड्रॉप सैलरी या इनकम आ रहा है तो उसका अलग है। तो अभी मेरे को मेरे अकाउंट पे, एक्सचेंज के अकाउंट पे क्या दिखाएगा कि भैया एक ईथर डिपॉजिट हो गया, या मेरे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर क्या दिखाएगा, एक ईथर डिपॉजिट हो गया। बट मुझे तो टैक्स भरने के लिए जानना है कि भाई उस दिन पर उस ईथर का आईएनआर पे क्या वैल्यू है, कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा एयर ड्रॉप है, कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा फ्यूचर्स का पीएनएल हिट कर रहा है, और कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा एक्सटर्नल, मतलब मेरे ही वॉलेट्स के बीच में मैं मूव कर रहा हूँ। उन तीनों नेचर में तो तीनों डिपॉजिट ट्रांजैक्शन है, बट तीनों का टैक्सेशन नेचर अलग हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका वो ट्रांजैक्शन किस टाइम पर क्या बेसिस पे हुआ था। तो अभी आपको इन सबको कैलकुलेट करना और फिर निकालना कि यार अच्छा ये ट्रांजैक्शन मेरा ईथर का है, ये ट्रांजैक्शन मेरा स्पॉट का है, ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर्स का है, इस पे कॉस्ट इतनी है मेरी, इसका सेल इतना है। अभी एक और चीज आता है इसी पे, मैं थोड़ा लाइक डेप्थ पे जा रहा हूँ ताकि लोगों को समझेगा कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है। जब आप ट्रेड करते हो आपको लगता है कि यार मैंने कल लिया था $1200 का ईथर, आज बेच दिया हूँ $1500 का, तो $300 मेरे हो गए प्रॉफिट। आदमी यही सोचता है। बट टैक्सेशन ऐसे कैलकुलेट नहीं होती है। टैक्सेशन पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई एक अकाउंटिंग मेथड से, जो कि आपने सुना होगा कॉमनली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने 1 साल पहले 1 ईथर खरीदा था, कल 1 ईथर और खरीदा हूँ और आज मैंने 1 ईथर बेचा। तो ट्रेडर के तो माइंड में क्या होगा, यार वो 1 साल पहले वाला तो पड़ा है, मैं जो कल लिया था उसी को आज बेच दिया, उसमें मेरे को $200 हो गए प्रॉफिट। बट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा जो 1 साल पहले आपने लिया है वो सबसे पहले निकलेगा, जो कल लिया है वो बाद में निकलेगा। तो यूजर को तो लग रहा होगा $300 का प्रॉफिट हुआ है, बट एक्चुअल में जब 1 साल पहले लिया था मैंने, अगर मान लो मैंने $500 का लिया था, आज जब मैं उसको 1200 का बेच रहा हूँ तो भैया 700 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का नहीं। तो आपको अकाउंटिंग मेथड्स के हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बहुत बार क्या होता है, लोग पार्ट-पार्ट में खरीदते हैं, एक साथ बेच देते हैं, या एक साथ खरीदते हैं, पार्ट-पार्ट प्राइस आता है तो बेचते हैं। तो मुझे उस प्राइस का कितना इक्विवेलेंट होगा उस क्वांटिटी के लिए वैल्यू, जब मैं खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो ये सब कैलकुलेट करना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए टूल नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ये सारा पार्ट आपको बैठ के करना ही नहीं है। मतलब जिस तरह से हमारा, फॉर मी आइडियल एक्सपीरियंस किसी भी यूज़र के लिए ऐसा है कि यार आप आओ, आप अपना डेटा सिंक करो कॉइनएक्स पे, जिस भी एक्सचेंज पर या जिस भी चेन पर आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, एंड विथिन लाइक इमीडिएटली आपको पूरा का पूरा रिज़ल्ट सामने आ जाना चाहिए कि भाई ये हुआ है आपके साथ, ये आपका अमाउंट निकला एंड ये आपका टैक्स बन गया, आप पे करो, रिपोर्ट निकालो एंड ले जाओ फाइल करने के लिए। तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, ताकि यूजर को ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं पड़े, लाइक सिस्टम हैंडल्स इट फॉर सो आपने काफी डेप्थ में पूरा प्रोसेस हमें समझाया है। पर अगर हम आप ही का एक्सपीरियंस देखें तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इसी क्रिप्टो में, क्रिप्टो टैक्सेशन को लेकर। तो आपने, आई होप आपने बहुत सारी ऐसी कॉमन गलतियां भी देखी होंगी कि ट्रेडर्स क्या गलतियां कर रहे हैं जो बार बार रिपीट ही की जा रही हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है कि जो बिल्कुल। रिपीट की जा रही है अभी भी? तो एक इसमें मतलब काफी सारे हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ समराइज करने का। तो पहला हो गया कि लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो विड्रॉ ही नहीं किया है, मेरा बैलेंस तो एक्सचेंज के अकाउंट पे पड़ा है, तो क्या चीज का प्रॉफिट, तो क्या चीज का टैक्स। भैया ऐसे काम नहीं करता है, आपने ट्रेड कर लिया उसी टाइम पर टैक्स लग गया। अगर आपको स्टेकिंग या एयर ड्रॉप मिल गया, जिस टाइम पर मिला उसी टाइम पर टैक्स लग गया। ये नहीं कि जब मैं उसको बेचूंगा आईएनआर पे मेरे बैंक अकाउंट में आएगा तब मुझे देना है, नहीं। आपने जब ट्रांजैक्शन किया उसी टाइम पे अपने को कैलकुलेट करना है क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, उसके हिसाब से अपना टैक्स उसी टाइम पर लग गया। भले ही आपने वो पैसा नहीं निकाला हो, भले ही आपने वो पैसा अपने बैंक पर नहीं विड्रॉ किया हो, पहला चीज। दूसरा, लोग ओवरऑल सोचते हैं कि यार मैं तो लॉस में हूँ, तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, उससे क्या होगा, मैं तो इस साल फाइल ही नहीं करूंगा। बट इस पे आप आप अपना बहुत सारे बेनिफिट्स खो दे रहे हो। अगर आप फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हो और आपका फ्यूचर्स पे लॉस है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
यानी कि इस साल का अगर मेरा 1 लाख का लॉस हुआ, तो बंदा तो इग्नोर करके बैठ गया, कहता है कि मेरा लॉस है, मैं तो फाइल नहीं करूँगा। अगर आप फाइल करते हो तो इस 1 साल के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल के लिए, ताकि अगले साल आपका जब तक 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर तो कोई टैक्स भरना ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल का लॉस भी ऑफसेट हो जाएगा उसमें। अगर 2 लाख का बन रहा है तो सिर्फ 1 लाख का ही भरना है। अगर मैं नहीं फाइल करता हूँ इस साल, तो अगले साल पूरे 2 लाख पे टैक्स भर रहा होगा। तो ये हुँ, लोग हुँ, ध्यान नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स इस पे करते हैं। तीसरा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार, जो टीडीएस मेरा एक्सचेंज ने काट दिया है, मेरे सीए के पास मैं गया था, सीए कहते हैं कि यार आपका तो 194 सेक्शन पे टीडीएस कटा हुआ दिख रहा है, इस पे दिख रहा है कि आपका टोटल सेल वैल्यू है 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। नहीं मेरे हुँ, भाई, वो 10 लाख सेल वैल्यू है, आपने कुछ पैसे भी तो लगाए होंगे उसको खरीदने के लिए। हमने इतने सारे केसेस देखे हैं जहां पर यूजर ने बनाया होगा 5-10 हजार रुपए, बट उससे हुँ, 10-10 लाख पे 3 लाख रुपए प्रॉफिट का टैक्स भरवा दे रहे हैं। वैसे नहीं होता है हुँ, वो, उसपे आपको कॉस्ट डालना है और सेल वैल्यू डालनी है, और उससे आपका डेटा निकलेगा क्या हो रहा है। चौथा, जब हुँ, आप हुँ, रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको ना ये डेटा एक एक्सेल के फॉर्मेट में एक इनकम टैक्स की पोर्टल पर अपलोड करना होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, है ना? आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 जो भी फॉर्म भरते हो, उसमें एक सेक्शन है शेड्यूल वीडीए, शेड्यूल हुँ, हुँ, वीडीए, ठीक है? तो मतलब ये एक बेसिकली एक फॉर्म है जिस पे आप वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो क्रिप्टो का नाम है, उसके ट्रांजैक्शंस को आपको डिक्लेयर करना है। तो इसको हुँ, लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ भैया लो 30% टैक्स, मैं बस सीधा-सीधा भर देता हूँ, बट ये सेक्शन नहीं भर रहा हूँ। आपको वो सेक्शन भरना है। उस सेक्शन पे पता है कैसे होता है? कि आपको हर ट्रांज़ैक्शन अपलोड करना पड़ेगा कि इस दिन पर खरीदा, इस दिन पर बेचा, इतने का खरीदा था, इतने का बेचा, तो इस पे मेरे को इतना प्रॉफ़िट है। अगर आपने 1 साल में 50 ट्रांज़ैक्शन की तो 50, 1 साल में 50,000 किए तो 50,000 लाइन्स आएँगी उसमें। तो हुँ, ये लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग बस लमसम डाल देते हैं कि यार 1 अप्रैल को मैंने खरीदा, 31 मार्च को बेचा, इतने का खरीदा, इतने का बेचा और ये मेरा है। तो उसपे भी इश्यूज़ आते हैं फिर। हुँ, अभी एक हुँ, और हुँ, मतलब कितने सारे हैं, तो जैसे पी2पी पे आप करते हो ट्रेड, तो हुँ, पी2पी पे लोग बोलते हैं कि यार एक्सचेंज पे तो टीडीएस खुद से कट जा रहा था, पी2पी पे तो काटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पी2पी पे लॉ क्या कहता है कि अगर आप बायर हो, तो आपको टीडीएस काटना है ना? हुँ, तो अगर आप पी2पी से किसी से पैसे देके आप क्रिप्टो खरीद रहे हो, तो आपका उसको टीडीएस काट मतलब आपको उसका टीडीएस काटना है। अगर अंशिकी, मैं आपसे 1 लाख रुपए देके अगर क्रिप्टो खरीद रहा हूँ, तो मैं हुँ, हुँ, आपके अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे 99,000 ही दूँगा। बाकी का 1,000 मैं आपके पैन कार्ड पे जमा करूँगा। ये लोग करते नहीं हैं। तो इससे टीडीएस की कंप्लायंस आ जाएगी। अब हुँ, हुँ, जब बेचते भी हैं क्रिप्टो, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है कि आप सामने वाले को बोलो कि यार मेरा टीडीएस काट के मुझे पैसा दे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको पूरे पैसे तो दे दिया, आपके बैंक अकाउंट पे दिखेगा कि आपके पास पूरे के पूरे पैसे आ गए हैं, बट टीडीएस हुँ, का ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा। तो इस केस पे हुँ, गवर्नमेंट बोलेगा यार ये आपने तो क्रिप्टो नहीं बेचा है, आपने तो कुछ और किया है, जिसका मुझे रिकॉर्ड सबमिट करो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ऐसे हमने कुछ नोटिसेस देखे भी हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये तो क्रिप्टो का सेल ट्रांज़ैक्शन नहीं है, मतलब टीडीएस कटा ही नहीं है, तो फिर आप बताओ कि ये क्या है, और ये तो फिर अगर आप ठीक से प्रूव नहीं कर पाते हो, तो इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम में डाल के इसके ऊपर 78% की पेनल्टी मारते हैं वो लोग पूरे अमाउंट पे। तो हुँ, ये भी हुँ, लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, बट लॉन्ग बट शॉर्ट ये 5-7 चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर लाइक कॉमन चीज़ें हैं जो हम देखते रहते हैं बार-बार। सो आपने 5-7 चीज़ें मतलब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। सो 5-7 जो आपने कट शॉर्ट करके बताया, आई होप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि नहीं, अब हम अगली बार से ये गलतियाँ ना दोहराएँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो उन्हें ही फ्यूचर में अफ़ेक्ट करने वाला है। उनकी ये जो पूरा क्रिप्टो की जो जर्नी है, उसी को अफ़ेक्ट करने वाला है। आपने बताया कि टैक्स टूल्स को यूज़ करना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, टैक्सेशन पूरा इस प्रोसेस को पूरा फ़ॉलो करने के लिए। सो आप क्या एक डेडिकेटेड टैक्स टूल हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे? या फिर आपका कोई ऐसा पर्सनल फ़ेवरेट या फिर कोई स्पेसिफिक फीचर जो आपको लगता है कि हाँ, ये यूज़फुल है इन्वेस्टर्स के लिए? बिल्कुल, तो मतलब मैं तो जैसे टैक्स टूल ही बना रहा हूँ लास्ट 3 साल से, तो लाइक मेरे लिए तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अ, और हम लोग मतलब ऑब्सेशन है यार, हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोगों हुँ, को है कि भाई ये चीज़ लाइक एकदम मक्खन से चलना चाहिए सारे यूज़र्स के लिए, और उसके लिए हम पीछे लगे पड़े। तो हुँ, हुँ, बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कॉइनएक्स पे आप जब आते हो,
तो आप अपने ट्रांज़ैक्शंस वगैरह अपलोड करते हो, लाइक वी सपोर्ट अबाउट 800 प्लेटफ़ॉर्म्स जिससे आप डेटा डाल सकते हो कॉइनएक्स पे, है ना? मतलब आप समझ रहे हो 800 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स का हम फॉर्मेट समझ के उसको किस तरह से टैक्सेशन मैप होना चाहिए, किस तरह से ट्रांज़ैक्शन मैप होना चाहिए, वो डेटा ऑटोमैटिकली अपलोड करवाते हैं यूज़र से। और कितने सारे एक्सचेंजेस के तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स पार्टनर्स हैं। तो बायबिट के, बिटगेट के, बिटस्टैम्प के, कॉइनडीसीएक्स के, मुद्रिक्स के, सन क्रिप्टो के, देयर आर लाइक अ लिस्ट ऑफ एक्सचेंजेस, 40-50 एक्सचेंज होंगे ऐसे जिनके हम ऑफिशियल टैक्स पार्टनर्स हैं। तो मतलब यानी कि उन एक्सचेंजेस पे अगर आपका डेटा है तो आप एकदम मक्खन से उस सारे डेटा को कॉइनएक्स पे ला सकते हो एंड आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक जो पूरा का पूरा ये नैरेटिव है ना कि जहाँ पर आप अपलोड कर रहे हो विदिन सेकंड्स आपको सारा डेटा मिल जा रहा है आपके पास। और बेस्ट पार्ट पता है क्या आंशिक है, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि यार आपका 10 लाख का टैक्स है चलो जाओ। हम आपको एक एक पैसे का हिसाब बताते हैं कि ये 10 लाख कहाँ से आया, और वो डेटा आपको ट्रांजैक्शंस पेज पे भी दिख जाएगा कॉइनएक्स के, या जब आप रिपोर्ट निकालोगे तो रिपोर्ट भी एक्सेल और पीडीएफ दोनों पे निकलती है, जिसपे आपको एक एक लाइन आइटम दिखेगा कि यार हम हवा में नहीं बोल दिए हैं 10 लाख का टैक्स है। हम आपको एग्जैक्टली दिखा रहे हैं कि इस दिन पर आपने इतने का लिया था, इतने का बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन पे इतने का आपका प्रॉफिट या लॉस बन रहा है। ऐसे अगर पूरी आपके 10 डिटेल को मिलती है। एग्जैक्टली अगर आप 10,000 ट्रांजैक्शन से 10,000 के 10,000 दिखाएंगे और इन टोटल का सम आपका दिख रहा होगा कि इतने के ऊपर आपको टैक्स भरना है। और अब कितने बार ये भी होता है कि टैक्स सेविंग की स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है मेरे पास कि यार अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा टैक्स बच जाएगा। तो उसके ऊपर भी इनसाइट्स देता है कॉइनएक्स कि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ़ इस साल का ही डेटा अपलोड किया, ठीक है? आप सोच के आ रहे हो कि यार मुझे तो इस साल का टैक्स चाहिए, तो इसी साल का डेटा डालते हैं बस उससे निकल जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि कितने का आपका कॉस्ट है, कितने पे आप बेच रहे हो, अगर आपने वो कॉइन इस साल खरीदा ही नहीं है, इस साल सिर्फ़ बेचने का ट्रांज़ैक्शन दिख रहा है, तो कॉइनएक्स को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने में खरीदा। तो हम वो ट्रांज़ैक्शंस को भी हाइलाइट कर देते हैं और आपको बताते हैं कि देखो भैया कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शंस भी हैं, जिसको आपने पिछले साल में खरीदा है और इस साल बेच रहे हो आप। बट आपने सिर्फ़ इसी साल का डेटा डाला है बेचने का, तो हम लोगों को क्या पता कि आपने कितने में खरीदा। तो उसको फिक्स करने के लिए यूज़र बस पिछले साल का डेटा अपलोड कर देगा, तो सारी की सारी कैलकुलेशंस आ जाएँगी वापस, और हम वहाँ यूज़र को बताते हैं कि देखो अगर आप ये करते हो, तो आपका इतना पैसा बच सकता है भैया। तो फिर उस वो एक यूज़र्स उसको देख लेते हैं एंड फिर उससे उनकी टैक्स रिपोर्ट भी एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जाती है और उनको सारा डेटा मिल जाता है सारा। तो आपने पूरा प्रोसेस हमें बताया कि कैसे डिटेल्स मिलती हैं ट्रेडर्स को। सो अगर हम पर्टिकुलरली कॉइनेक्स की ही बात करें, तो कॉइनेक्स ऑटोमेटेड है एंड काफ़ी सारी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे ट्रेडर्स को देता है, इन्वेस्टर्स को देता है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है टैक्सेशन का, वो किस तरह से स्मूथ बनता है स्टेप बाय स्टेप, अगर हम जानें और ऑडियंस को बताना चाहें, तो आप किस तरह से उसे बताएँगे? बिल्कुल, तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल लाइव ही दिखा देता हूँ कि कैसे ये पूरा काम करता है, ताकि यू नो लाइक एकदम प्रूफ़ के साथ ही बैठ जाएगा कि यार बोल के कुछ और गया था, होता कुछ और है, वो नहीं है, जो दिखा रहा है वही हो रहा है। तो ये देख लेते हैं अपन। येस, सो इसमें देखो जैसे ये एक टेस्ट अकाउंट है मेरा, तो इस पे क्या करना होता है लोगों को, बस अपने एक्सचेंजेज़ या वॉलेट्स जहाँ पर भी उनके ट्रांज़ैक्शंस है ना, उसको ऐड करना है। तो वो हुँ, कैसे ऐड हुँ। कर सकते हो? मान लीजिए आप जैसे इंडियन एक्सचेंज में कॉइनडीसीएक्स यूज़ कर रहे हो, तो कॉइनडीसीएक्स के साथ सीधा-सीधा हमारा पार्टनरशिप है, जहाँ पर आप हुँ, उनकी प्लेटफ़ॉर्म पे ये बटन दिख रहा होगा टैक्स रिपोर्ट्स विद कॉइनएक्स, वो बटन हुँ, दबाओगे तो आपका सारा डेटा आ जाएगा। या फिर आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, वहाँ से एक्सेल फाइल्स निकाल के कॉइनएक्स पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कुछ और एक्सचेंजेस हैं, उधर बस आपको एपीआई की जनरेट करना है, डालना है, वहाँ से डेटा फेच हो जाएगा। अगर आपका ट्रांज़ैक्शंस वॉलेट्स पर है, जैसे मेटामास्क पर या बाकी जगह, तो आपको हुँ, बस हुँ, सेलेक्ट करना है किस चेन का है और उसका एड्रेस डालना है। उस एड्रेस से अपने आप सारे ट्रांज़ैक्शंस फेच हो जाएँगे। तो इस तरह से आप अपना सारा डेटा एक्यूमुलेट कर सकते हो एंड कहीं पर भी आप फँसते हो, तो कॉइनएक्स पे आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग्स दिख जाएगा कि उस हुँ, एक्सचेंज पे मैं डेटा कैसे निकालूँ, और वो आप ब्लॉग पढ़ोगे तो सीधा-सीधा आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगा। हुँ, हुँ, विद स्क्रीनशॉट्स कि कैसे मुझे ये डेटा निकालना है। और इस तरह से आप सारा डेटा एक बार फेच कर लो, तो जब फेच करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको हर चेन दिख जाएगी, किस पे कितना ट्रांज़ैक्शंस है, लास्ट ट्रांज़ैक्शन कब था, आपने कितने दिन पहले उसको सिंक किया है, वो पूरा डेटा हुँ, मुझे मिल जाता है। तो अभी हुँ, जब आप ट्रांज़ैक्शंस पेज पर आओगे तो आप इसको देख भी पाओगे कि जैसे इस केस पे देख लीजिए कि कुछ स्वैप हो रहा है, कुछ विथड्रॉ हो रहा है, तो कितने का स्वैप हुआ, कितने का विथड्रॉ हुआ। ये जो स्वैप हुआ
आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, वो ट्रांज़ैक्शन हैश क्या था, उसका डिटेल्स क्या था। आप उसकी हुँ, एनालिसिस भी देख सकते हो कि आपने कब खरीदा था, 2 मिनट पहले जैसे इसमें मैंने होल्डिंग करा है, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा तो मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है? तो आपको ये पूरा का पूरा डिटेल जैसे लाइक क्लियरली दिखता है कि और यहाँ पर लेबल्स भी लग ज जाते हैं कि ये कौन-सा गैस फीस है, कौन-सा स्वैप है, कौन-सा विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शन है। और मैं खुद से भी लेबल्स लगा सकता हूँ कि अगर मुझे बताना है कि कुछ मेरा कंसल्टेंसी इनकम है, तो बस मुझे इस 3 डॉट पे जैसे मान लीजिए कोई भी डिपॉज़िट ट्रांज़ैक्शन को अगर मैं देखूँ, आप इधर से फ़िल्टर वगैरह कर कर के जैसे मान हुँ, लीजिए हुँ, मुझे है कि ये जो मेरी ट्रांज़ैक्शन आई है, ये मुझे सैलरी के जैसे आई है। सिंपल 3 डॉट पे गया, क्लिक किया लेबल और वहाँ से जिस भी लेबल मुझे डालना है, वो लेबल डाल लूँ। मुझे सैलरी डालना है, तो सैलरी डाल दूँ। एक क्लिक हुँ, हुँ, करूँगा एंड सैलरी के जैसे टैग हो जाएगा वो ट्रांज़ैक्शन। तो इस तरह से आप ये सारा का सारा चीज़ कर सकते हो। आपको डिटेल्ड इनसाइट्स मिलेंगी कि आपका हुँ, टोटल टैक्स कितना बन रहा है उस साल के लिए, है ना? तो विल हुँ, जस्ट हाँ, तो यहाँ पर आपको कैपिटल गेन्स पे कितना बन रहा है, फ्यूचर्स पे आपका कितना बन रहा है, अदर इनकम में आपका टोटल कितना आ रहा है और आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। जब आप जनरेट करते हो तो आपको ये ईमेल पर आ जाएगी रिपोर्ट एंड अगर मैं हुँ, हुँ, आपको यहाँ तो ये अभी जनरेट हुई है रिपोर्ट, तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जो रिपोर्ट हम देते हैं वो उसमें सारा चीज़ होता है कि आपका नाम क्या है, किस साल के लिए आप ले रहे हो, किस कंट्री के लिए ले रहे हो, क्या अकाउंटिंग मेथड यूज़ हुआ है, कब जनरेट हुआ था ये रिपोर्ट एंड उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि आपकी टैक्स सेटिंग्स वगैरह क्या-क्या यूज़ हुई है इसको जनरेट करने के लिए। आपका टोटल हुँ, कैपिटल गेन्स कितना है, सेल कंसिडरेशन कितना है, परचेज़ कितना है, गेन्स कितना है, लॉस कितना है आपका, अगर आपका टीडीएस कटा है तो कितने का टीडीएस कटा है और हुँ, इसके अलावा आपको अदर इनकम आया है तो रिवॉर्ड्स में कितना है, फंडिंग में कितना है, आपका अदर एक्सपेंसेस है तो वो किस-किस हेड में कितना-कितना एक्सपेंसेस है। आपको हुँ, हुँ, एसेट वाइज़ पीएनएल मिल जाती है, जो शेड्यूल वीडीए की मैं बात कर रहा था। तो आपको ये हुँ, शेड्यूल वीडीए पूरा पता है कि किस दिन आपने क्या खरीदा, कब बेचा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्या प्रॉफिट या लॉस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन और कैपिटल गेन से रिलेटेड डेटा या लाइक सेटलमेंट ट्रांज़ैक्शंस कुछ हैं, तो वो मतलब ऑल ऑफ दिस और फिर इन द लास्ट ये सारा दिखा देगा कि आपके अदर ट्रांज़ैक्शंस भी हैं कुछ और फिर किस-किस डेटा को हमने यूज़ करा है, इस पूरे रिपोर्ट को हुँ। निकालने की पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। काफ़ी डिटेल्ड काफ़ी सारी डिटेल्स हमें मिलती हैं इसमें और काफ़ी सिम्प्लिफाइड वर्ज़न है ये। मतलब काफ़ी बिल्कुल, सिंपल स्टेप्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि नया कोई इन्वेस्टर अगर उसको टैक्सेशन फाइल करना है तो वो भी आसानी से इसको फ़ॉलो कर सकता है। एब्सोल्युटली। या तो ये तो हो गया हमारा पूरा टैक्सेशन रिलेटेड। अब अगर हम थोड़ा बात करें स्टार्टअप्स की, वेब थ्री स्टार्टअप्स जो हैं, हम इंडिया के बाहर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वेब थ्री स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं। पर अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें और इंडिया में आज के टाइम पे अगर कोई वेब थ्री स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, तो उस हिसाब से टैक्स और कंप्लायंस एंगल से उसके टॉप 3 सबसे बड़े चैलेंजेस आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं? आई थिंक अगर कोई क्रिप्टो का स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहा है जिसमें क्रिप्टो वो खुद होल्ड करेंगे या यूज़र्स को बाय सेल का ऑप्शंस देंगे, हुँ, तो हुँ। 3-4 चीज़ें जो उनको ध्यान देनी है। एक एफआईयू की रिकमेंडेशंस सारी लाइक उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ट्रैवल रूल है, केवाईसी है, आपका ट्रांज़ैक्शन स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग वाली चीज़ें हैं। तो ये सारा अपने आप में एक पैकेज है जिसको हम एफआईयू के जैसे बोल सकते हैं, एफआईयू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स वो फॉलो करना पड़ेगा और एफआईयू में अपने आप का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एंड उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये तो हुँ, जनरल हुँ। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। हुँ, सेकंड हुँ। आपको आपका टैक्स से रिलेटेड क्या-क्या ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। जैसे अगर आप यूज़र को बाय सेल करने का ऑप्शन दे रहे हो या ऑन रैंप ऑफ रैंप का ऑप्शन दे रहे हो, तो टीडीएस का लायबिलिटी आप पे आ सकता है। तो उस लायबिलिटी के हिसाब से आप टीडीएस का कैसे कंप्लायंसेस कर रहे हो, किस ट्रांज़ैक्शंस पे आप टैक्सेस भरवा रहे हो, उसको कैसे टाइमली आप फुलफिल कर रहे हो, वो आपको देखना है। तीसरा हुँ, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम बोलते हैं जीएसटी वाली चीज़, तो हुँ, आपकी हुँ। जो फीस आ रही है उस फीस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। तो वो आपको ध्यान देना है और आपको समझना है पूरे ट्रांज़ैक्शन फ्लो पे कि आपका इनकम कहाँ-कहाँ पर हो रहा है और उस पे जीएसटी सब्जेक्टेबल हो सकता है। तो उस जगहों पर आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस का ध्यान देना है। तो आई थिंक मेजरली ये 3 तो हैं ही, क्योंकि एफआईयू कंप्लायंस अपने आप में उसके अंदर 15 चीज़ें हैं। तो वो एफआईयू हुँ, की अगर आप 15 सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, प्लस ये बाकी दोनों चीज़ें देख रहे हो, तो आई थिंक दिस विल कवर मोस्ट ऑफ इट।
बाकी इसके हुँ, अलावा फिर ऑपरेशनली चैलेंजेस काफ़ी सारे होंगे इन टर्म्स ऑफ कि बैंक अकाउंट कौन देगा, बैंक हुँ, का आपको लाइक पार्टनर कैसे रखना है, बाकी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, रिस्क एंड मेजर्स कैसे देखना है, सिक्योरिटी कैसे देखना है, वो सब है। बट अगर मैं कंप्लायंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो ये 3 चीज़ें इज़ लाइक टॉप ऑफ द माइंड। हुँ। पुनीत, हमने अपना पॉडकास्ट रेगुलेशन के क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था, क्रिप्टो रेगुलेशन से। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कल ही इंडिया में एक प्रॉपर क्रिप्टो रेगुलेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके? लाइक इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए, टैक्स को लेकर क्लैरिटी उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए, या फिर किसी नए टेक इनोवेशन को बढ़ावा देना उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक जो भी आएगा ना उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए, है ना? कोई हुँ, एक से बात नहीं बनेगी। अगर आप हुँ, मान लीजिए टैक्सेशन फ्रेमवर्क कम कर लो बट इन्वेस्टर का फ प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस नहीं है, तो जो पैसे लगा भी रहा है भले ही कम टैक्स देना है बट कुछ बचा ही नहीं तो टैक्स का मैं क्या करूँगा? तो या तो अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन देख लूँ बट टैक्स कर दूँ एकदम हाई, तो कोई मोटिवेट ही नहीं होगा उसमें आने के लिए भले ही कितनी सारी गाइडलाइंस है फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो आई थिंक इट कैन नॉट बी वन लाइनर, इट हैज़ टू बी अ पैकेज जहाँ पर हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं एंड गवर्नमेंट के रिस्क्स या कंसर्न्स जो हैं वो जेन्युइन भी है ना? अगर वो हुँ, कहते हैं कि इससे हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उन रिस्क को हाइलाइट करते हुए इंडस्ट्री बॉडी की पार्टिसिपेशन के साथ आपको उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यार ये चीज़ों पर रिस्क है, जो चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल जा सकती है, तो आप उसके अराउंड कैसे टाइटनिंग बनाओगे कि ये चीज़ें ना हो रही हो, है ना? हुँ, या जो 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 प्लेटफ़ॉर्म इन चीज़ों को कर रहा है, वो अपने एंड पर उसको लायबिलिटी ले कि यार मैं कैसे इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि हुँ, चीज़ें हुँ, क्योंकि नई नहीं है ये चीज़ें और सिर्फ़ इंडिया में ही कंसर्न नहीं है, हर गवर्नमेंट का कंसर्न सिमिलर है एंड इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में आ गए। जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड देखें, तो मनी हुँ, लॉन्ड्रिंग हुँ, को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस वाले कितने सारे कंपनीज़ आ गए हैं। जो सैंक्शन स्क्रीनिंग करेंगे, जो आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये ट्रांज़ैक्शन लेजिटिमेट है कि नहीं है, कितना इसका चांस है कि ये ट्रांज़ैक्शन कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुआ हो। या आप केवाईसी वाली चीज़ें भी कर सकते हो, उसमें फिर देयर आर लाइक अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस जिससे आप वो हुँ, चीज़ें मिटिगेट कर सकते हो। तो ये जो पॉलिसी होगा, इस पॉलिसी में प्रिस्क्राइब्ड होगा कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, इसको फुलफिल करने के हुँ, लिए आपको ये स्टेप्स लेना है। इन स्टेप्स अगर हुँ, आप लोगे, तो आप हमारे रिस्क्स मिटिगेट हो गए। एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आपको क्या-क्या चीज़ें इंश्योर करनी है ताकि कंज्यूमर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, आपकी क्या-क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए, आपका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, कुछ भी अगर चीज़ें होती है एंड स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं। आज भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, पेमेंट गेटवेज़ ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा मनी इज़ नाउ ऑन डिजिटल, है ना? तो डिजिटल हुँ, मनी इज़ नॉट न्यू एंड डिजिटल मनी से रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर्स या उसको कंप्लायंस का मेजर्स इज़ नॉट न्यू। तो हुँ। आपको बस वही लर्निंग्स जो इतने टाइम की अपनी डिजिटल फेज़ की रह चुकी है, उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना है लुकिंग एट फ्रॉम क्रिप्टो पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें और क्या-क्या एडिशनल रिस्क हो सकता है और मैं उसको कैसे सँभालूँ बस। सो बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो क्रिप्टो को एक्सपैंड करने में जितना हाथ इन्वेस्टर्स का, जितना हाथ लोगों का, उतना हाथ ही इक्वली गवर्नमेंट का भी है। क्योंकि रूल्स एंड एब्सोल्यूटली। रेगुलेशन इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उसके एक्सपैंड होने में। मुझे क्या लगता है ना, मुझे ये डेफ़िनेटली लगता है और यही रीज़न है कि मैं कॉइनेक्स मतलब बिल्ड कर रहा हूँ, वरना इसके पहले जैसे मैं क्रिप्टो रिलीफ फंड में था एंड हुँ, वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ बार-बार रियलाइज़ हुई कि यार अगर मैं एक एडॉप्शन कर्व का बात करते हैं ना, तो इनिशियली 1-2% लोग जो एंथुसियास्टिक होंगे टेक्नोलॉजी को लेके, जो देख रहे होंगे यार ये तो बढ़िया चीज़ है, वो लोग बस एग्ज़ैक्टली। 1-2% होते हैं पॉपुलेशन के। वो हुँ, लोग हुँ, शुरू में आ हुँ। जाते हैं। बट अगर आपको वो 2% को 15% करना है पॉपुलेशन का, 20% करना है, 50% करना है, वो उस जर्नी पे ना रेगुलेशंस का इम्पोर्टेंस है। अगर रेगुलेशन नहीं आएगा तो वो 2% पे रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो हुँ, हुँ, हुँ। रेगुलेशंस आएगा तभी लोगों के मन पे ओवरऑल क्लैरिटी आएगी, तभी लार्जर हुँ, पार्टिसिपेशन आएगा एंड तभी लाइक एज़ अ होल इंडस्ट्री मैच्योर होगा। अगर वो क्लैरिटी नहीं आया तो वो बस 1-2% पे ही रह जाएगा। हुँ, हुँ। तो अगर हम इसके ही ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपने क्रिप्टो में काफ़ी टाइम तक काम किया है और अगर हम पहले का क्रिप्टो देखें, अभी का क्रिप्टो देखें तो काफ़ी चेंजेस है। सो अभी 2025 चल रहा है, रेगुलेशंस अभी उतनी है नहीं, बट अगर हम रियलिस्टिकली थोड़ी बात करें तो
आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस कब तक आने के चांसेस हैं? और क्या 2025 में अगर रेगुलेशंस नहीं तो कुछ खास देखने को मिल सकता है क्रिप्टो स्पेस के लिए? राइट। लाइक 8-10 साल में चीजें तो बहुत बदली हैं। शुरू में लोग हुँ, नए नए कॉइन्स आते थे तो आईसीओज वगैरह में भग जाते थे, और फिर है ना कितनी सारी स्कैम पुलिंग्स होती थी। हुँ, अब फिर आईईओज आया, फिर आईडीओज आया, फिर एनएफटीज आया, फिर डीफाई आया, तो ऐसे काफी चीजें नई नई आई। और हुँ, और लोगों को भी समझ में आया कि यार हर चीज मेरे लिए नहीं है, और लोगों को ये समझ में आने लगा कि कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यार कौन सी चीज मेरे लिए है और कौन सी चीज बस एक रैंडम लाइक स्पैम है, जिसको जिसको मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो आई हुँ, थिंक हुँ, ये अंडरस्टैंडिंग काफी आई है लोगों को, जो जो एटलीस्ट लंबे समय से हैं क्रिप्टो पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी सबको पता है, और इसीलिए बहुत काम करना बाकी है अवेयरनेस साइड पे और एजुकेशन साइड पे। बट स्टिल एक गुड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो क्रिप्टो में है उसको ही समझ में आने लगा है कि यार अब मुझे कैसे ध्यान देना है कि मैं लाइक अनजान कॉइन्स के चक्करों में या स्कैम के चक्करों में ना पड़ूं, और इसके ऊपर काफी चीजें एग्ज़ैक्टली। अवेलेबल होने लगी। रही हुँ, बात इंडिया में रेगुलेशंस के आने की, तो अ, यार रेगुलेशंस तो कंटिन्यू आ रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि हुँ, वो नेगेटिव चीज़ें मीडिया में बहुत आ जाती है, पॉजिटिव चीज़ें कम आती है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। तो हुँ, रेगुलेशन हुँ, अगर आप देखोगे 2017 से लेके 2025 तक, तो हुँ, एक पीरियड था जब आरबीआई ने लाइक शैडो बैन लगा दिया था, बैंक्स को मना कर दिया था। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ हटाया, फिर 2022 में टैक्सेशन के ऊपर फ्रेमवर्क आया। हुँ, 2023 में आपका मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड फ्रेमवर्क में क्रिप्टो को ऐड कर दिया गया, एफआईयू कंप्लायंसेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। 2024 में आपको ट्रैवल रूल वगैरह के रेगुलेशंस आ गए हैं। 2025 में क्रिप्टो को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के एक्ट पे भी ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, पीछे में काफ़ी सारी रेगुलेशंस चल रही हैं जो ऑलरेडी रिलीज़ भी हो गई हैं। बट हुँ, एक हुँ, एक कंसोलिडेटेड बिल काइंड ऑफ जो होना चाहिए, या एक कंसोलिडेटेड पेपर जो होना चाहिए ना कि यार ये पॉलिसी पेपर है क्रिप्टो का, वो अभी हुँ, तक हुँ, पब्लिक नहीं आया है। एंड ये बहुत जल्द आने वाला है। तो लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये रिलीज़ हो हुँ, जाएगा। हुँ, एंड मतलब मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी लंबा टाइम बता रहा हूँ, बट उसके पहले भी होने की चांस है। तो उस पे ओके, अ, उस पे लाइक क्लैरिटी मिलेगी कि यार एग्ज़ैक्टली क्रिप्टो का कैसे है, और ये डिस्कशन पेपर होगा। ये ऐसा नहीं कि भैया ये अच्छा ये लॉ है बस चलो आज के बाद यही होगा, हुँ, ऐसा। ये एक हुँ, मोटा-मोटी डिस्कशन पेपर होगा कि इस तरह से हम प्रपोज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे इनपुट्स आएँगे, लोग बोलेंगे कि नहीं ये इसको और ऐसे करना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, अक्रॉस गवर्नमेंट्स, अक्रॉस मिनिस्ट्रीज़ इन चीज़ों के ऊपर हुँ, हुँ, डिस्कशन हो, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड क्या आएगा। बट ये चीज़ तो आई थिंक इंडिया की भी जब जी20 प्रेसिडेंसी थी, तो ये चीज़ तो एकदम ही हुँ, क्लियर हो गया था कि यार क्रिप्टो को बैन करना इज़ नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, उसके ऊपर हुँ। रेगुलेशन लाना ही है। तो इट इज़ ओनली जस्ट मैटर ऑफ टाइम जिस पे रेगुलेशंस आ जाएँगी और क्लियर होगा कि कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को। सो मतलब आपके हिसाब से कुछ ही टाइम में हमारे इन्वेस्टर्स को खुशखबरी मिलने वाली है, हाँ, क्रिप्टो रिलेटेड। अब खुशखबरी होगी कि वो वो क्या होगा, वो तो एक बार जब रेगुलेशन आएगा, पेपर आएगा तब पता चलेगा, बट देन तब हाँ, पता मतलब चलेगा। बहुत जल्द क्लैरिटी आने वाली है। ओके, सो ये हमारा आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोगों में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, क्या करें, कैसे करें? क्या सेफ है, क्या सेफ नहीं है और आई होप आज का ये जो एपिसोड है हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था। सो इसमें हमारी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हुई। सो बेसिकली सबसे पहले तो थैंक यू पुनीत क्योंकि काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्ज़न में काफ़ी स्मूथली आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आज के इस एपिसोड में। नहीं, थैंक्स थैंक्स अंशिका। और मतलब बताने को इतनी सारी चीज़ें हैं, बट टाइम लिमिटेड है तो कम बताने हुआ। बट देन या हाँ, अगर आप फिर भी टैक्सेशन के ऊपर आपके और भी कुछ क्वेरीज़ हों तो आप इस लाइक इस वीडियो के चैट पर कमेंट्स पर डालो, सो दैट वी हुँ, हुँ, कैन एड्रेस देम। और आप कॉइनेक्स को भी फॉलो कर सकते हो, एंड कॉइनगेट को भी फॉलो कर सकते हो ऑन लाइक प्लेटफॉर्म्स, और फिर वहाँ से वी विल कीप ऑन शेयरिंग इनसाइट्स अबाउट नए-नए क्या-क्या रिकमेंडेशंस आ रही हैं, कैसे टैक्सेशन आ रहा है, तो आप कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रह सकते हो कि यार क्या चल रहा है। एग्ज़ैक्टली। सो इसी
कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहने के लिए हम आपसे बोलेंगे कि अगर आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा हो, टैक्सेशन पे जो हमारा डिस्कशन था पुनीत अग्रवाल के साथ, जो कि कॉइनेक्स के फाउंडर हैं, उनके साथ ये डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा, इंसाइटफुल लगा है, तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स भी आपको इसी तरह से एजुकेट कर सकते हैं, इसी तरह आपके लिए इंसाइटफुल रह सकते हैं। और अगर आपके आसपास आपके दोस्तों को, आपके फैमिली में किसी को टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो उनके साथ हमारा ये डिस्कशन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स हैं मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और देखने को मिलेंगी, कहीं जानने को मिलेंगी। जाते जाते बस आपसे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इसी तरह के इंसाइटफुल एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिले। चलिए, बाय बाय।